सो गाइस, जैसे कि देखा होगा आपने थंबनेल पे कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हम यूजुअली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फर्स्ट हमारा रहता है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में क्या होता है, आर्किटेक्ट प्लान, स्ट्रक्चर प्लान्स एंड अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट का अप्रूवल रहना चाहिए। देन उसके बाद हमारा होता है साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन में कैसा रहता है कि हमारा एक्सकवेशन होता है, फिर सर्वे होता है और अपना सॉइल टेस्टिंग होता है। फिर हमारा आता है फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन मीन्स ग्राउंड फ्लोर के बिलो जो भी काम होता है उनको फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एज एग्जांपल फॉर फुटिंग, एक्सकवेशन, अपना राफ्ट हो गया, पाइल्स हो गया, ये सब फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। और अपना लेआउट प्लान रहता है जो हम सर्वेयर से निकालते हैं, बाउंड्री लेयर, वो भी फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। फिर आता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बोले तो अबव द ग्राउंड लेवल, जैसे कि स्लैब, बीम, कॉलम एंड रूफ अप टू टेरेस स्लैब तक। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विसेज में क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्विस, प्लम्बिंग सर्विस एंड हीट एंड वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ये सब इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विसेज में आ जाता है। फिर आता है हमारा फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में जैसे कि टाइल्स, पेंट, एक्सटर्नल इंटरनल प्लास्टर्स, डोर, विंडो, ये सब फिनिशिंग वर्क में आ जाता है। तो हमारा फाइनल इंस्पेक्शन एंड हैंडओवर। हैंडओवर हम किसको करते हैं, क्लाइंट को करते हैं। और फाइनल इंस्पेक्शन बोले तो जैसे कि स्नैगिंग, डिस्नैगिंग, जैसे कोई भी पॉइंट होता है उसको रेक्टिफाई करके हैंडओवर करते हैं हम क्लाइंट को। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू मेजर द वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट। कोई भी अगर हमें क्वांटिटी निकालना हो कॉन्क्रीट का, तो हम लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का, जिसका वैल्यू आता है 1 क्यूबिक मीटर। तो हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट। फिर थर्ड आता है, वाई कॉन्क्रीट कवर इज़ प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्समेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टील में कवर इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि अगेंस्ट टू अपना कॉरोजन, मतलब हमें जंग ना लगे, इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड हमारा रहता है फायर रेजिस्टेंस। जैसे कि देख सकते हैं, टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, तो आग से ही बचा के रखता है हमें। देन हमारा बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो रहता है कॉलम और स्टील में बना के रखता है। और लास्ट वन है अपना प्रिवेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्रैकिंग, मतलब हमारा क्रैकिंग नहीं आता है ना, हनीकॉम आएगा। ये सब कंक्रीट कवर से हम हमें इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर यूजली देखा जाए तो स्प्लिट लेवल, डंपी लेवल, टोटल स्टेशन एंड लेवलिंग पाइप होता है। तो स्प्लिट लेवल का ड्राइंग देख सकते हैं आप। स्प्लिट लेवल में क्या होता है कि हम फिनिशिंग वर्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइल्स हो गया और अपना प्लास्टर, जिप्सम जहाँ लगाते हैं हम वर्टिकली चेक कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है डंपी लेवल। डंपी लेवल को ही हम ऑटो लेवल भी बोलते हैं। ऑटो लेवल हमारा मोस्टली ग्राउंड लेवल पे, मतलब जहाँ एक्सकवेशन करना है या बैक फिलिंग करना है, ये सब हम चेकिंग कर सकते हैं ऑटो लेवल से। और स्लैब भी चेकिंग करते हैं, हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब। फिर हमारा आता है एडवांस में टोटे स्टेशन। तो टोटे स्टेशन ये ऑटो लेवल से एडवांस है, जैसे कि ये वर्टिकल भी चेकिंग कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लेवल भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है लेवलिंग पाइप। लेवलिंग पाइप हम यूजुअली एक एक लेवल से दूसरे लेवल में के लिए किया जाता है लेवलिंग पाइप। बस इतना याद रखना कि लेवल पाइप में जब भी अगर पानी डालते हैं तो बबल्स ना जनरेट रहे, क्योंकि वो बबल्स के बेसिस पे लेवल अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm डायमीटर स्टील ऑन साइड। अगर इनकेस अगर तुम्हारे साइड पर आया 10 mm का डायमीटर और उसकी लेंथ है हमारे पास 12 मीटर का, तो हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई ये करते हैं कि डायमीटर जो स्टील है हमारा, उसका यूनिट वेट निकालते हैं, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द स्टील बार। तो मैंने लिखा है बाय मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ स्टील बार विथ इट्स यूनिट वेट। तो हमारा 10 का यूनिट वेट होता है 0.61 kg पर मीटर। ये कैसे आया, तो अभी आपको मालूम ही रहेगा, यूनिट ऑफ वेट स्टील का निकालना रहता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डी स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय 162.2। ठीक है, तो मैंने डी स्क्वायर में हमारा डाई हमारा कितने का 10 mm का था, तो 10 mm मल्टीप्लाई 10 mm मल्टीप्लाई लेंथ हमने कितना निकाला पर मीटर का निकाला है, तो हम इसलिए 1 मीटर लिखा है डिवाइड बाय 162.2। तो हमारा वैल्यू कितना आता है
0.61 kg पर मीटर आता है, तो वही मैंने पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास लेंथ कितना है, 12 मीटर का। तो हम क्या करेंगे मोस्टली कि मल्टीप्लाई 12 करेंगे किससे, 0.61 से, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 7.32। तो ये जो 7.32 है, ये हमारा एक 10 mm का डाया है जिसका 12 मीटर लेंथ है, उसका वेट निकलना है। तो ऐसा कुछ भी एग्जांपल में पूछ सकते हैं आपको, मैंने बस एक एग्जांपल बताया आपको, तो आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट डू यू डू इफ़ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर इनकेस हम सीटीएम मशीन पे क्यूब टेस्ट करते हैं और उसमें स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाता, तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ रहते हैं उनसे हम डिस्कस करके लेते हैं, और हम विजुअली देखा जाए तो कोर कटर टेस्ट करते हैं, और हम रिपोर्ट किसको देते हैं, हायर अथॉरिटीज़ के। व्हाट इज़ द मिक्स रेशियो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो हमारा M20 ग्रेड हमारा होता है कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट का 1:1.5:3। तो ये तो M20 का हुआ। आपको कौन सा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि M30 हुआ, M5 हो गया, M10 हो गया। तो मैंने दोनों का टेबल दिया हूँ, तो आप देख सकते हो M5 का है, M7.5 का है, M10 का है, M15, 20, 25, 30, 35 और 40, और उसके आगे भी रहता है। उसका डिज़ाइन एज पर साइट कंडीशन बेसिस पे किया जा सकता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो टाइप्स हम वर्क परमिट भरते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट किसके लिए रहता है हमारा, जैसे कि वेल्डर काम कर रहा है कुछ वेल्डिंग, तो हॉट वर्क परमिट में आ जाता है। और कोल्ड वर्क परमिट में कैसा है, जैसे कि चिपर चिपर मशीन चल रहा है या ग्राइंडिंग मशीन चल रहा है, वो कोल्ड वर्क परमिट में आ जाता है। फिर आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ये यूजली गेट गेट पर जो लेबर्स आते हैं उनके लिए किया जाता है, कि उनके एंट्री के लिए हमारे पास परमिट है। फिर आता है वर्किंग एट हाइट परमिट। जैसे कि हम स्लैब पे काम कर रहे हैं, कारपेंटर फिटर्स, तो वो अपना चेयर के ऊपर खड़े बैठ के मतलब काम किया जाता है या खड़े होकर काम किया जाता है, तो उसके लिए हमें हाइट परमिट भी भरना पड़ता है। और उसके बाद आता है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन परमिट। तो ये लिफ्टिंग ऑपरेशन मशीन परमिट किसके लिए रहता है, टावर क्रेन, फराना, हाइड्रा, जैसे कि शिफ्टिंग कर सके मटेरियल, उसके लिए हम परमिट भरते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक वर्क परमिट। इलेक्ट्रिक वर्क परमिट में हमारा यूजुअली देखा है तो एमईपी का काम जो रहता है, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का, वो सब इलेक्ट्रिक वर्क परमिट में आ जाता है। फिर एक्सकवेशन परमिट, जैसे कि जैसे भी खुदाई कर रहा है मतलब, तो उसके लिए हम उसको भी परमिट बनाना पड़ता है। वैसे ही हमारे डिमोलिशन वर्क, लॉकआउट, टेकआउट परमिट, स्कैर फोल्डिंग परमिट, रेडिएशन परमिट एंड परमिट फॉर वर्किंग इन हजारस इन्वायरमेंट, और भी होते हैं वर्क परमिट, लेकिन ये यूजुअली यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ 12 स्टील बार। तो हमारे पास 12 का सलियन का वेट निकालना पर मीटर। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसका 1 मीटर का वैल्यू आता है। तो देख सकते हो 6 mm का 0.22 आता है, फिर 8 का आता है, 8 mm का आता है 0.395। वैसे ही हमारा 12 mm का क्या आता है, 1 मीटर पे 0.89 kg। तो हमारा वैल्यू तो आ गया 0.89 kg पर मीटर। तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है D² डिवाइड बाई 162.2। तो मैंने क्या किया, सिंपल डाया हमारा कितना है, 12, 12 × 12 × 1 डिवाइड बाई 162.2। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.887 आ रहा है, जिसको हम 0.89 कंसिडर करके केजी पर मीटर वैल्यू आया। तो हमें कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर में कि 25 mm का स्टील बार है, तो उसका यूनिट वेट क्या होएगा। तो ये याद रहना चाहिए, या तो आप कैलकुलेशन करके भी बता सकते हैं आप सामने वाले को। फिर आता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो आपको पता नहीं रहेगा कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसमें बहुत सारे दिया हो डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जैसे कि सीमेंट का क्या होता है डेंसिटी, 1440 kg पर m³ आता है, क्यूबिक मीटर होता है। तो उसके बाद सैंड होता है। सैंड दो टाइप का होता है, एक ड्राई भी होता है, एक वेट भी होता है। वेट का डेंसिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई। तो वेट का हमने कितना 1920 kg पर m³ है। और ड्राई का क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ के डिपेंड करता है कि कैसा हमारा मटेरियल आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ने रेंज रखा है कि 1450 टू 1600 kg पर m³। तो वैसे ही सैंड का कोर्स एग्रीगेट का, तो कोर्स एग्रीगेट डेंसिटी सेम रेंज हमारा 1450 बाय 1550 का दिया है। फिर ग्रेवर में क्या दिया है, 1500 से लेके
1680 दिया है और क्रश स्टोन में 1600 लेके 1800। ये अपना डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। फिर जैसे ही वैसे स्टील का भी डेंसिटी पूछा जा जाता है। तो स्टील का डेंसिटी क्या होता है 7850 kg पर एम क्यूब। ठीक है। फिर उसका वाटर का डेंसिटी तो सबको पता होगा 1000 kg पर एम क्यूब होता है। फिर ब्रिक ब्रिक का भी रेंज होता है क्योंकि उसमें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास आ जाता है, इसलिए उसका डेंसिटी डिपेंड करता है 1800 से लेकर 2000 तक का। फिर कंक्रीट का होता है जिसमें पीसीसी और आरसीसी होता है। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसकी वैल्यू रहती है 2400 पर एम क्यूब। और हमारा जो आरसीसी में यूज़ होता है वो मोस्टली 2500 kg पर एम क्यूब होता है। तो मोटार मोटार का भी हमारा 1800 kg पर एम क्यूब होता है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। फिर बिटुमन का होता है डेंसिटी 1010 kg पर एम क्यूब। फिर टिम्बर दो टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट वुड रहता है और हार्ड वुड रहता है। सॉफ्ट वुड मतलब लाइट वेट हमारा कितना रहता है 500 से लेके 650 kg पर एम क्यूब रहता है। और हार्ड हाँ, जो हैवी रहता है हमारा तो हमारा रहता है 600 से लेके 800 तक केजी पर एम क्यूब होता है। तो जिप्सम का भी सेम कि 2300 kg पर एम क्यूब होता है और मार्बल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट, तो 2560 kg पर एम क्यूब होता है। तो ये सब वे जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा मोस्टली सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, ये ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है। और ये सब जो वैल्यू है डिपेंडिंग और स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ एंड कंडीशन बेसिस पे ही ये रेंज दिखा है और ये स्टैंडर्ड है और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये ओवरऑल डेंसिटी ऑफ मटेरियल का दिया हूँ। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको वापस से रिपीट करके भी देख सकते हो। फिर आता है लिस्ट ऑफ कॉमन मैट्रिक एंड इंपीरियल कन्वर्जन फॉर कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट। तो हमारा जैसे कि देख सकते हैं मैट्रिक कन्वर्जन हमें स्टडी के टाइम पे हमें ज़्यादा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एमएम, मिलीमीटर यही सब ज़्यादा सिखाया जाता है। ताकि इंपीरियल कन्वर्जन में क्या रहता है कि 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm होता है, मिलीमीटर होता है। फिर 1 फुट में कितना होता है 12 इंचेस होता है। फिर 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 माइल में 1760 यार्ड होता है, जिसको फीट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 5280 फीट होता है। और क्रॉस सिस्टम मतलब ये तो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 3.2808 फीट होता है। फिर 1 फुट में कितना मीटर होता है, तो हम उसको 0.3048 से मीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं, तो 0.3937 इंचेस होते हैं। और 1 इंच में कितने होते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो और भी है ये गाइस, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ इसको लेके यूनिट कन्वर्जन। तो अभी के लिए देख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना फुट का कितना क्या इंच होता है, और स्क्वायर फीट से अगर अगर मेरे को कन्वर्ट करना रहेगा स्क्वायर मीटर में तो कैसा करोगे। तो बहुत सारे हैं, ये तो मैंने नॉर्मली बताया आपको कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर 12 है हमारा मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट अलाउ इज। तो हमारा आई स्कोर बोलता है 456 2000 में क्या दिया है कि क्लोज नंबर 13.2 में कि कोई भी कॉन्क्रीट अगर अगर आप गिरा रहे हो कि मतलब कॉम्पैक्ट कर रहे हो तो हमारा मैक्सिमम 1.5 मीटर होना चाहिए। तो परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ नीचे के लाइन में दिया भी है 1.5 मीटर होता है। तो उसके वैल्यू कितनी होगी 1.5 मीटर तक ही कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उसमें स्पेन में मिनिमाइज होने लगता है। फिर इसलिए हमें जो मैक्सिमम फ्री फॉल दिया है 1.5 मीटर दिया है। तो ये पूछा भी जा सकता है। फिर आता है नंबर्स ऑफ ब्रिक यूज इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। तो मोस्टली देखा जाएगा तो 500 सब बोल देते हैं कि 1 m³ में हमारा आता है 500 ब्रिक्स। लेकिन ये कैसे फाइंड करते हैं, किसको मालूम। तो हमारे पास एक ब्रिक है, सपोज उसकी साइज़ है मैंने ये वॉल निकाला है कि 1 बाय 1 का है। ठीक है। तो मेरे पास साइज़ है एक विथ मोटर, मतलब हम ब्रिक का तो वैल्यू होता है 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें हम 10 mm ऐड करते हैं मोटार का। तो हमने क्या किया 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हमारा पॉइंट में आ जाता है, जैसे कि मैंने इधर साइड में दिखाया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर होता है। तो
हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक साइज। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना था, 1 m³ है, तो 1 m³ डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, उसको डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 0.002 होता है, जिसकी वैल्यू आ जाती है 500। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो अगर आपको क्वेरीज होगा तो। इसका मेथड है कि ऐसे निकाला जा सकता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इस्लाम टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट। तो इसमें कैसा रहता है कि 4 टाइप के हो जाते हैं। पहला होता है ट्रू इस्लाम, फिर दूसरा होता है शेयर इस्लाम, तीसरा होता है कॉलेज इस्लाम, और एक होता है जीरो इस्लाम। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, देख सकते हैं। व्हाट डिटरमाइन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्क्रीट सैम्पलिंग फॉर ईच ग्रेड। तो अभी मैं एक हमारे पास IS कोड है 456-200 में दिया है कि 1 से लेके 5 m³ का रहेगा, तो हमारा एक ही क्यूब का बनेगा सैंपल, जो 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज जैसे कि डिपेंड करता है। 6 से 15 कितना होता है, 2 सेट बनता है। फिर 16 से 13 कितना रहता है, 3 सेट बनता है। फिर 31 से लेके 50 तक का 4 नंबर्स ऑफ सेट बनता है। फिर 51 एंड अबव, उससे ऊपर जाता है तो क्या दिया है, 4+1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 m³ और पार्ट देयर ऑफ। मतलब क्या बोल रहा है, अगर 51 से लेके फिर 100 तक का रहेगा तो उसमें क्या होगा, 4+1 ऐड हो जाएगा, एक सेट और आ जाएगा। तो वैसे ही हम करते हैं। फिर आता है विच कोड और स्टैंडर्ड डिफाइन द टॉलरेंस फॉर स्टील बार एंड हाउ मेनी परसेंटेज। तो अगर रोलिंग मार्जिन करके बोलते हैं, देखो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है रोलिंग मार्जिन कैसे निकालते हैं, तो उसका टॉलरेंस कैसा रहता है। अभी IS हम लोग कौन से IS में बताया है कि 1985 में बताया है कि परमिसिबल कि 8 और 10 से मतलब जो कम रहता है उसका टॉलरेंस कितना होता है, +-7% हम कर सकते हैं। फिर आता है कि 10 से लेके 16 तक, तो उसका डाया में हमारा परमिसिबल टॉलरेंस कितना दिया है, +-5%। और 16 के ऊपर जो रहता है वो हमारा रहता है 3%। तो ये मोस्टली पूछा जाता है टॉलरेंस ऑफ स्टील बार। ठीक है, तो देख लेना। और IS कोड का नाम कौन से IS कोड में दिया है वो भी लिखा हूँ मैंने। IS 1852 में 1985 के टाइम का है। फिर आता है कॉम्पैक्ट कंपोनेंट ऑफ माइंड सेटिंग, वॉल कंपोनेंट, बीम कंपोनेंट, डेक कंपोनेंट, प्रोप कंपोनेंट, अदर एक्सेसरीज। इसके तो मैं खुद सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कंपोनेंट ऑफ माइंड सेटिंग। जनरली मैं बस बताया हूँ कि अगर आपने मायोन में काम किया है, मायोन सेटिंग में आजकल यूजुअली देखा है तो कन्वेंशनल से ज़्यादा मायोन सेटिंग यूज़ करते हैं एज ए साइट प्रेफर करते हैं। तो हमें मायोन शटरिंग के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कन्वेंशनल किए रहते हैं उनको मायोन के बारे में नहीं मालूम रहता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मायोन शटरिंग के। अभी के लिए वॉल कंपोनेंट में जैसे कि वॉल पैनल हो गया, किकर हो गया, आरके हो गया, टी प्लेट हो गया, बीम कंपोनेंट में सॉफिट लेंथ हो गया, SL आ जाता है, सॉफिट बीम आ जाता है, BB आ जाता है, मतलब बीम बार हो गया, डेक पैनल कंपोनेंट स्टैंडर्ड आता है, और प्रोप कंपोनेंट में एडजस्टेबल प्रॉप्स आते हैं। अदर एक्सेसरी में मतलब पिन स्टब्स हो गए, वोल्टाई हो गया, जी पिन हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे आते हैं। इसके मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आप लोग के लिए। तो अभी के लिए देख लो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर स्लैब इज वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। बहुत से स्टूडेंट्स हो गए या जो भी हो, मतलब उनको कंफ्यूज रहता है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। वन वे स्लैब में क्या रहता है कि जिसकी लेंथ LX जो बड़ा रहता है, मतलब क्या LX की लेंथ बड़ी रहती है, LY की लेंथ शॉर्टर लेंथ जो रहता है बड़ा रहता है, लॉन्गर लेंथ हमारा छोटा रहता है। या अल्टरनेट कुछ भी कर सकते हो आप। अगर टू से ज़्यादा वैल्यू आती है तो पहला कंडीशन हमारा रहता है कि वन वे। अगर टू से कम आती है, LY/LX या LX/LY, ठीक है। तो अगर 2 से कम आती है तो हमारा वो होता है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में कैसा रहता है कि दोनों साइड में 2 डायरेक्शन रहता है, और हमारा वन में क्या रहता है, 1 डायरेक्शन रहता है। जैसे कि देख सकते हैं राइट साइड में रोड ट्रांसफर वन वे स्लैब कैसा दे रहा है, एक ही साइड दे रहा है, और अपना ड्रोन ट्रांसफर टू वे स्लैब कैसा दे रहा है, बोथ साइड, मतलब चारों साइड दे रहा है। ठीक है, इसका भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं सेपरेटली। तो व्हाट इज़ द वैल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। तो मोस्टली तो सबको मालूम है वन बैग सीमेंट में कितना होता है, 50 kg होता है। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ M³ मतलब वॉल्यूम कितना होता है उसका, क्योंकि और तो वेट हमको मालूम है कि इतना होता है
50 केजी होता है। जैसे कि देखो लिखा मैंने 1 सीमेंट बैग इज इक्वल टू 50 केजी। हमारे पास डेंसिटी ऑफ सीमेंट का क्या रहता है 1440 केजी पर एम क्यू। तो मेरे पास फॉर्मूला नॉर्मली फॉर्मूला है जिसको सबको मालूम रहना चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ओके, तो मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो मास मेरा कितना है, मास मतलब के वेट 50 केजी है और हमारा डेंसिटी कितना है 1440 है। तो हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0.0347 आता है, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 0.035 एम क्यूब करते हैं। और ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, और मैंने डेरिवेशन भी करके दिखा दिया आपको कि कैसा आता है 0.035 एम क्यूब। व्हाट शुड अ साइट इंजीनियर चेक व्हेन इंस्पेक्शन अ स्लैब। आप अगर इंजीनियर हो तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए उसके लिए बताया है। तो पहला वो है कि फॉर्मवर्क एंड शटरिंग। तो फॉर्मवर्क और शटरिंग में क्या हो जाता है, अलाइनमेंट आ जाता है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आती है, किधर लीकेज तो नहीं है उसको फिलअप करते हैं हम, या रिलीज एजेंट जैसे कि शटरिंग ऑयल लगा है कि नहीं लगा है, ये सब चेक करना पड़ता है फॉर्मवर्क और शटरिंग में। फिर आता है रेनफोर्समेंट में। रेनफोर्समेंट स्पेस बार दिया है कि नहीं, स्पेसिंग है कि नहीं, कर्व ब्लॉक बार बेंडिंग शेड्यूल से प्रॉपर किया है कि नहीं, लैपिंग सही से किया है कि नहीं, स्टैकर तो है कि नहीं, एंकरिंग हो गया, और टाइंग ऑफ बार मतलब बांदी सही से किया है कि नहीं, ये सब आता है। ये हमें एज ए साइट इंजीनियर देखना रहता है। फिर आता है कंड्यूटर इम्बेडेड सर्विस, जैसे कि इलेक्ट्रिक का कंड्यूट वर्क हो गया, ओपनिंग है स्लीव सही लगा है कि नहीं, स्लीव को डमरू भी बोलती है लोकल लैंग्वेज में, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर आता है कंक्रीट मिक्स एंड पोरिंग। अगर अगर आप कंक्रीट कर रहे हो तो उसका मिक्स डिज़ाइन सही है कि नहीं है, स्लम टेस्ट। फिर उसका टेम्परेचर भी देखा जाता है, टेम्परेचर मशीन आती है। फिर प्रॉपर प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब कंक्रीट सही से स्लैब पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर कॉम्पैक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ता है साइट इंजीनियर को। फिर आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होता है, लेवलिंग आता है, फिर सरफेस फिनिशिंग, एज, ये सब मतलब देखना रहता है कि स्लैब में रफ तो नहीं आया है। क्यूरिंग क्यूरिंग आता है, जैसे कि इनिशियल क्यूरिंग आता है, कंटिन्यूस क्यूरिंग आता है। कंटिन्यूस क्यूरिंग मतलब हमारा 7 डेज तक हम देते हैं या 40 डेज तक देते हैं क्यूरिंग। और इनिशियल क्यूरिंग मतलब कैसे, जैसे कि विद इन 1 2 3 आवर्स के बाद हम इनिशियल क्यूरिंग देना स्टार्ट करते हैं ग्रूमिंग करने के बाद। फिर आता है पोस्ट पोरिंग चेकिंग, जैसे क्रैक इंस्पेक्शन, किधर हेडलाइन आ गया या क्रैक्स आया तो उसको रिपेयरिंग करना, या रिमूवर ऑफ फॉर्म वर्क सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आता है थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब सही है कि नहीं, अगर हम अप डाउन से तो उसको हम रेक्टिफाई करके 0 0 में लाते हैं। फिर आता है चेकलिस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, डिज़ाइन, कंप्लाइंस, सब हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है।